सरकारी कर्मचारियों के द्वारा सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के रूल नंबर 18 के तहत चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा दिए जाने के संबंध में एक बेहद महत्वपूर्ण और ताज़ा आदेश ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के द्वारा 25 नवंबर 2021 को जारी किया गया है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी कि एक सरकारी कर्मचारी के द्वारा चल और अचल प्रॉपर्टी का डिटेल अपने ऑफिस को सबमिट किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। साथ में ही प्रॉपर्टी की डिटेल्स सबमिट करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस सब के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर है, ये सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होते हैं और इन नियमों के अनुसार सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी चल और अचल प्रॉपर्टी का ब्यौरा अपने संबंधित ऑफिस को देना होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के नियम 18 के अनुसार सभी केंद्रीय कर्मचारियों को चल और अचल संपत्ति से संबंधित समव्यवहार को अपने कार्यालय में सूचित करना, उसकी पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य है। इस संदर्भ में मुख्य कार्यालय द्वारा यह पाया गया है कि उक्त नियम का सभी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। कई मामलों में समव्यवहार की ना पूर्व में सूचना दी जाती है और ना ही पूर्व में मंजूरी ली जाती है। हालांकि कुछ समव्यवहारों की सूचना और मंजूरी हेतु आवेदन प्राप्त होते हैं, परंतु उनमें भी कई खामियां व त्रुटियां पाई जाती हैं जो कि अनावश्यक पत्र व्यवहार को बढ़ावा देती हैं और संपत्ति नोटिंग का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप विषय अंतर्गत उल्लेखित नियमों की सार्थकता सिद्ध नहीं हो पा रही है। अतः इसी क्रम में उक्त उल्लेखित नियम के सुचारू रूप से पालनार्थ निम्न दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। यानी कि अब नए दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं कि किस तरीके से एक सरकारी कर्मचारी को चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा अपने कार्यालय को देना होता है। तो वीडियो को वहाँ पर लास्ट तक जरूर देखें, तभी जाकर आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल पाएगी। इस वीडियो के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में, जिससे वो भी इसके बारे में जान सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि ट्रांजैक्शन की सूचना या मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए। अचल संपत्ति के लिए फॉर्म संख्या 1 एवं चल संपत्ति के लिए फॉर्म नंबर 2 एक सरकारी कर्मचारी के द्वारा सबमिट किया जाना चाहिए। उसके बाद में आगे यहाँ पर कहा गया है कि अचल संपत्ति के संबंध में जब अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति से संव्यवहार करना हो जो कि उनसे किसी प्रकार के आधिकारिक व्यवहार में है, तब संव्यवहार करने वाले अधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी को ऐसे संव्यवहार की पूर्व में सूचना देना अथवा उनसे मंजूरी लेना अनिवार्य है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि भूखंड और फ्लैट आदि की बुकिंग करना भी सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के नियम 18 के अनुसार एक प्रकार का समव्यवहार ही है। अतः इसकी भी अधिकारी द्वारा पूर्व में ही मंजूरी ली जानी या फिर सूचना दी जानी अनिवार्य है। यानी कि यदि एक सरकारी कर्मचारी या फिर अधिकारी कोई भूखंड या फिर फ्लैट की बुकिंग भी करता है तो उसकी सूचना भी उसको अपने ऑफिस को देनी होगी। आगे यहाँ पर कहा गया है कि चल और अचल संपत्ति के संबंध में समव्यवहार पूर्ण होने की तिथि के 1 माह के भीतर ही अधिकारी या फिर कर्मचारी द्वारा उसकी सूचना दी जानी चाहिए। जबकि अगर ऐसा समव्यवहार किसी आधिकारिक संबंध रखने वाले व्यक्ति से हो रहा है तब उसकी कार्यालय में पूर्व सूचना और मंजूरी लेना अनिवार्य है। यानी कि 1 महीने के अंदर आपको ये जानकारी अपने ऑफिस को देनी है। और उसके बाद में आगे यहाँ पर कहा गया कि अधिकारी या फिर कर्मचारी द्वारा समव्यवहार में लगने वाली धनराशि के स्रोत का स्पष्ट ब्यौरा देना अनिवार्य है। यानी कि आपने कहाँ से पैसा लिया है, लोन लिया है तो उसकी जानकारी देनी है। आपकी बचत से यदि आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसकी जानकारी भी आपको देनी है। उसके बाद में आगे यहाँ पर बताया गया कि धन स्रोतों के समर्थन में निम्न सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे यहाँ पर यदि आपने बैंक से लोन लिया है तो इसके संबंध में बैंक लोन के सैंक्शन लेटर की छाया प्रति, जिसमें लोन की राशि एवं उसे वापस चुकाने के निबंधन स्पष्टतः प्रकाशित हो। यदि आपने लोन लिया है तो उसका जो सैंक्शन लेटर है उसका कॉपी आपको साथ में लगाना है। उसके बाद में रिश्तेदार से ऋण के संबंध में रिश्तेदार द्वारा लोन के संबंध में प्राप्त सहमति पत्र, जिसमें यह स्पष्ट हो कि ऋण ब्याज सहित है या फिर ब्याज मुक्त, एवं उसमें ऋण को चुकाने के निबंधन एवं रिश्तेदार
की कमाई का स्रोत भी स्पष्ट होना चाहिए। यदि आपने आपके रिलेटिव से कोई लोन लिया है तो उसकी जानकारी भी आपको ऑफिस को देनी है, और आपका जो रिलेटिव है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो भी यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। आगे यहाँ पर बताया गया कि स्पाउस यानी कि परिवार के सदस्य का योगदानकर्ता के रोजगार आदि आवश्यक सूचनाओं का पूर्ण ब्यौरा भी आपको ऑफिस को देना होगा। और लास्ट में यहाँ पर कहा गया कि अन्य स्रोत से जुड़ा संबंधित ब्यौरा और दस्तावेज भी आपको ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ फंडिंग है, वो भी ऑफिस को बताना होगा, ये यहाँ पर आगे कहा गया है। उसके बाद में आगे यहाँ पर जानकारी दी गई है कि यदि किसी भी स्थिति में गृह निर्माण हेतु जीपीएफ में से दूसरी बार पैसा निकलवाना अनुमेय है यानी कि परमिसेबल नहीं है, और इसी क्रम में आवेदक कर्मचारी या फिर अधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जिसमें कि जीपीएफ को धन का एक स्रोत दर्शाया गया हो एवं यह भी स्पष्ट किया गया हो कि उन्होंने पूर्व में कभी भी मकान निर्माण, प्लॉट या बने बनाए फ्लैट की खरीद आदि के लिए जीपीएफ से विड्रॉल सुविधा का उपयोग नहीं किया है। आवेदक के द्वारा प्रमाण पत्र में दिए गए कथन को संबंधित अधिकारी द्वारा उनके रिकॉर्ड जांच के उपरांत ही सत्यापित कर अनुमोदित करना है। यह बिंदु अधिकारियों द्वारा किसी भी आवेदन को अग्रसित करते समय ध्यान रखा जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि यदि किसी अधिकारी और या फिर कर्मचारी के स्पाउस या घर के किसी अन्य सदस्य द्वारा निजी राशि जिसमें स्त्रीधन, उपहार, विरासत आदि शामिल है में से कोई लेन देन किया जाता है जिस पर कि खुद अधिकारी और कर्मचारी का कोई अधिकार ना हो और न ही जो अधिकारी या कर्मचारी की निधि से किया गया हो, ऐसे संव्यवहार सीसीएस कंडक्ट रूल्स 18(2) और 83 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसकी जानकारी आपको नहीं देनी है। आगे यहाँ पर कहा गया कि यदि कोई अधिकारी और कर्मचारी जिसने किसी अचल और चल संपत्ति जो कि निर्धारित मौद्रिक सीमा से अधिक हो को अपने घर के किसी अन्य सदस्य के नाम पर स्थानांतरित करता है तो उनके द्वारा रूल 18(2) और 3 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी को ऐसे संव्यवहार की सूचना देना या उससे इसकी पूर्व में जानकारी लेना अनिवार्य है। आगे यहाँ पर बताया गया है कि वाहनों की खरीद आदि के संबंध में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इनवॉइस की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है। आगे बताया गया है कि उक्त कथित बिंदुओं के भांति सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के अंतर्गत ली जाने वाली अन्य सभी आवश्यक अनुमतियों के लिए भी आवेदन निर्धारित प्रारूप में एवं संपूर्ण विवरण व उससे जुड़े सभी व्यवहार दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए जाने हैं जिससे कि सभी मामलों का शीघ्र कार्रवाई की जा सके। तो इस तरीके से ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। और आगे ये भी कहा गया कि सभी कर्मचारी और अधिकारियों को इन सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के रूल नंबर 8 का फॉलो करना है और यदि कोई कर्मचारी ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। और उसके बाद में यहाँ पर जो फॉर्म नंबर 1 और 2 है दोनों यहाँ पर दिए गए हैं जिसकी जानकारी आपको देनी है। प्रायर परमिशन यहाँ पर लेना है, वो दोनों आपके जो फॉर्म नंबर 1 और 2 वो यहाँ पर इंक्लूड हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें जिससे आपके दोस्त भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक यूजफुल जानकारी सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।